Good evening, everyone. Is it audible? Just a second. तो हम क्या पढ़ रहे थे? आई होप सो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का पोर्शन लगवा दिया था, है ना, और एक क्लास कैंसिल हो गई थी, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे आज हम, ठीक है? ओके, चलिए अभी क्या चल रहा है आप लोगों की क्लास में? What is going on in your class? Please let me know. इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताइए डाउट्स। तो इसमें आई होप सो शीट सबके पास है। Just give me a second. Matrices and determinant. Determinant. तो लेवल 1 जो है डिटर्मिनेंट का, उसमें आपके 1 से लेकर 39 क्वेश्चंस हैं। ग्रामर रूल्स, ग्रामर स्कूल पढ़ा होगा आपने, तो इसमें बताइए कोई डाउट पूछना है तो। अच्छा, लेकिन 9:15 ओके, 1 से लेकर 39 तक देख लीजिए कितने लोगों ने लगाया। अब तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम मिल गया है, आप लोगों ने लगाया होगा सबने। कितने लोगों ने लगाया? जस्ट रेज योर हैंड्स। आदर्श आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा, एक मिनट, दिस इज नॉट कनेक्टेड, जस्ट अ सेकंड। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। अब आएगी? नो, इट्स ऑडिबल क्लियरली। हाँ बताइए आदर्श, आप कुछ कह रहे थे? सूरज ने लगाया, और किस किसने लगाया? Who else have solved it? Nitin, okay. And बस 2 बच्चों ने लगाया, ऐसा क्यों? साहिल, ओके। एंड अभय, आदर्श, आप लोग नहीं ट्राई करते? कहाँ सर, इतना काम रहता है घर पे। तो लास्ट क्लास से जोएल बेंसोन, कौन है? नेहा, ओके। नेहा, आपने लगाया? नहीं लगाया, बताइए मुझे। एंड प्रज्वल, सबकी तरफ से मुझे एक एक कमेंट चाहिए भाई, क्यों नहीं लगाया? अभी क्या है, मैं तो सिर्फ जेई का पढ़ा रहा हूँ ना,
बोर्ड का होता तो फिर आपको और अच्छे से फिर बताया जाता। थोड़े बच गए। हाँ, तो लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरा 100% लगा दिया। चलिए, अभिषेक ने लगाया है। ओके, चलिए, और कौन है नीचे? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं, वो मैं लिख लेता हूँ। कुछ ही दिख रहा है मुझे। 9 और 15, लेवल 1 में 9 और 15, बस ये दो क्वेश्चन पूछना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए मैट्रिक्स जो है, दिस इज ए आई जे एंड 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है। सी आई जे इज द कोफैक्टर, दिस इज कोफैक्टर, ठीक है। तो पूछा है कि डिटर्मिनेंट कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए। तो उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो कोफैक्टर सी आई जे दिया होगा, मतलब C12 C13 C14 इस तरह से कोफैक्टर है। देन द एक्सप्रेशन, ये पूछा है A11 C11, ठीक है, A12 C12, A13 C13 एंड A14 C14। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ये आंसर है आपका। एक्चुअली एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा हो कि जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं, क्या है एलिमेंट्स, सुन लीजिए, बोर्ड में भी काम आएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ठीक है। ये मैट्रिक्स है कोई, इसको बोल दिया ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसके कोफैक्टर आप बनाएंगे तो कोफैक्टर भी ऐसे आ जाएंगे C11 C12। तो क्या होता है, किसी भी रो को आप उठाइए, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A11 को C11 से, A12 को C12 से, A13 को C13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आती है हमेशा, है ना। इसी तरह से आप सेकेंड रो उठा लीजिए और उसको सेकेंड रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A21 C21, A22 C22 एंड A33 C23। तो ये भी कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, है ना। सेम थिंग गोस फॉर कॉलम ऑल्सो, है ना। मान लीजिए आपने सेकेंड कॉलम उठा लिया, ठीक है, A12 सेकेंड कॉलम, A12, एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट A12 A22 A32। तो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A12 इंटू C12, A22 इंटू C22, A32 इंटू C32। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी भी रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान लीजिए पहली रो के मैंने एलिमेंट ले लिए और दूसरी रो के कोफैक्टर ले लिए, C21 C22 एंड C23, और इसको ऐड किया, तब इसकी वैल्यू कितनी आती है? कोई मुझे बताएगा?
How much value we'll get from here? अगर किसी रो को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? लिख लीजिए इसको, 0 आती है हमेशा। ठीक है, अब कोई बोले सर किसी रो के एलिमेंट को कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उससे कुछ नहीं आता है ना, वो कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो रो को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, कॉलम को उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन अगर कॉलम को किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर रो को किसी और रो से रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज। तो एक इनफाइनाइट जीपी जैसी दी हुई है, नहीं जीपी है एपी है पता नहीं, 1264 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस, इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये तो नॉर्मल है, डिटर्मिनेंट की तरह आप इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट की तरह कैसे ऐड कर देंगे? तो ये सब ऐड होके कैसा डिटर्मिनेंट आ जाएगा? पहला एलिमेंट दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको ऐड करके जो बनेगा वो पहला एलिमेंट बन जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, और कहां तक? इंफिनिटी तक। ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2 2 2 2, तो ये तो हमेशा 2 ही आ रहा है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 से लेकर इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तीसरी जगह पर कितना आएगा? 6 टू 2/3, 6 प्लस 2 प्लस 2/3 से लेकर इंफिनिटी तक। और चौथी जगह पर कितना आएगा? 4 4 4 4, तो 4 प्लस 4 से लेकर इंफिनिटी तक। फिर आपने पढ़ा होगा कि अगर ए आर स्क्वायर जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर होता है ना, क्लास 11 का, जहां पर हम जानते हैं ए जो है ये फर्स्ट टर्म है और आर जो है ये कॉमन रेशियो है। आर क्या है? कॉमन रेशियो। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो देखो ये वाली जो सीरीज है ये देखो जीपी बन रही है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म मस्ट बी इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अगर ऐसा होता है तो जीपी बनती है। तो देखो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो जीपी बन रही है। और कॉमन रेशियो कितना है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब 1/2 है। तो देखो पहली सीरीज का सम कितना हो जाएगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2/1 कितना? 1/2, इतना बन गया। इसी तरह से ये आप ये जो सीरीज है, बताइए मुझे कमेंट में, क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या है? बताइए किस सीरीज का सम का फॉर्मूला लगाया जाए, कौन सी सीरीज है ये, क्या है? दोनों है, हाँ बहुत बढ़िया है ना, दोनों है। एपी भी है जीपी भी है, कॉमन डिफरेंस 0 है, एपी हो गया, कॉमन रेशियो 1 है, तो इसका भी इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला लगा दिया जाए, ए अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन अभी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, 2 2 2 ऐसे इनफाइनाइट पर ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ये फिर जीपी बन जाएगा, लेकिन ये फिर इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक वन थिंग। सर डिटर्मिनेंट ऐसे ऐड हो सकता है? हाँ नहीं हो सकता है, वही हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। लेट मी जस्ट चेक इट, 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस
हाँ, ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया एक्चुअली। डिटर्मिनेंट इस तरह से ऐड नहीं हो सकता है ना, इसीलिए वो इनफाइनाइट बनता है। तो हम इसको कैसे करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 4 माइनस 12, 4 इंटू 1/2, 2 माइनस 2 टू 4, 1/4 इंटू 4 1 माइनस 2/3 इंटू 2 4/3 प्लस से लेकर इनफाइनाइट तक। 4 माइनस 12 माइनस 8, 2 माइनस 4 माइनस 2, और इसमें 3 एलसीएम ले लेना, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस तो आगे लगा हुआ है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब इसका सम निकालना है। कुछ गड़बड़ है क्या? 4 माइनस 12, किसी का आंसर आया है? 1/2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 8। आंसर इसका क्या दिया, ए पार्ट दिया शायद। तो 3 माइनस 4 माइनस 1। अच्छा, एक काम करते हैं, एक और टर्म लेके देखते हैं। 1/1 1/2 1/4 एंड 1/8, और यहाँ पर 2, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 2 2/3, 2/3 मतलब 2/9 एंड 4। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/8, 2 1 2। देखिए, इस तरह से हर एक में दो दो टर्म आएंगे। इसके पहले पहले वाले टर्म मैंने एक साथ लिख लिए, 4 प्लस 2 प्लस 1 से लेकर इंफिनिटी तक। दूसरे दूसरे वाले टर्म -12 -4 -4/3 से लेकर इंफिनिटी तक एक साथ लिख लिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो 4 to 1 से लेकर इंफिनिटी तक लिखा हुआ है, इन सब में माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 प्लस 4/3 से लेकर इंफिनिटी तक। अब ये देखो जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब 1/2। तो कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस 1/2 माइनस, यहां से भी हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो कितना है इसका, कॉमन रेशियो निकालिए, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/3 -10 आ गया यहाँ से आंसर। हाँ, 4 1 में से हाफ गया, हाफ माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 2/3। तो 4 2 से 8 माइनस 2 6 12 18, 8 माइनस 18 -10 इज द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कहीं इधर उधर कुछ दे दिया है तो। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से हमने क्या सीखा, डिटर्मिनेंट को ऐसे डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते जैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, है ना, तो उसको सेपरेटली कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 15 तक ये हो गया। उसके आगे सिमेट्रिक स्कियोसिमेट्रिक वाला टॉपिक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है, देख लीजिए, बता दीजिए। और उसके बाद है क्रैमर्स रूल, आपने क्लास में पढ़ा है, तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में बताना है। नहीं है? ठीक है कोई क्वेश्चन? 40 और 41, 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या बोल रहा है। गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्या दिया हुआ है, px प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस पी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू p, एंड x प्लस वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू p स्क्वायर दिया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो कई बच्चों ने नहीं लगाया, थोड़ा सा ट्राई करिए, ट्राई करिए, लास्ट क्लास में बताया
नो सोल्यूशन के लिए क्या केस होता है? देखिए आपको क्लियरली बताया था, डेल्टा या डी जो भी निकालते हैं। हाँ, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए और फिर डिटर्मिनेंट 1 2 3 इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो जब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर नॉन जीरो नंबर, नीचे जीरो, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, p11 x 1p1 11p ये 0 होना चाहिए। सॉल्व कर लिया, p आ गया p स्क्वायर -1 p -1 प्लस 1 माइनस p इज इक्वल टू 0। तो देखो p टाइम्स इसमें लगा दिया a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस p -1, और इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी कितना बन गया? p -1। तो देखो पूरे में से p -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? p टाइम्स p प्लस 1 और -1 इज इक्वल्स टू 0। p -1 ये क्या बन गया? p स्क्वायर प्लस p -2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका फैक्टर कर लीजिएगा, p -2 p प्लस 1 बन जाएगा, p स्क्वायर p प्लस 2 p -1, p प्लस 2 एंड p -1, p स्क्वायर p 2p। हाँ, तो यहां से देखो क्या आ गया? p प्लस 2 इंटू p -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक तो p की वैल्यू आ गई -2 यहां से, और एक p की वैल्यू आ गई 1, है ना, यहां से। ठीक है, तो अभी ये दो वैल्यूज आ गई। अब इसके लिए चेक करना है, ये क्वेश्चन शायद कर रहा था हमने लास्ट टाइम, डेल्टा 1 निकालते हैं। तो डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं? तो इस वैल्यू को यहाँ पर इंटरचेंज करें तो पहला कॉलम 1p p स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सेम 1 1 p1 एंड 1p। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी हो जाएगी? 1 टाइम्स p स्क्वायर -1 टाइम p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और प्लस 1 टाइम कितना हो जाएगा? p माइनस p क्यूब। तो p स्क्वायर -1 ये तो कट गया और प्लस p माइनस p क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, चलो ऐसे लिख रहे हैं। तो देखो क्या क्या वैल्यूज है, जब p की वैल्यू 1 रखी तो डेल्टा 1 कितना बन जाएगा? 1 ये तो 0 आ गया कट के, तो ऊपर 0 नहीं, ये तो चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, p की वैल्यू -2 रख दी तो डेल्टा 1 कितना बनेगा? तो -2 का स्क्वायर 4 -1, p की वैल्यू -2 का क्यूब -8 तो +8 हो जाएगा। तो देखो 8 4 12 -3 तो कितना हो जाएगा आपका? 12 में से 3 गया 9। तो ये 0 नहीं है, p की वैल्यू -2 के लिए यहाँ 0 नहीं आ रहा, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 इज द आंसर। देखो भाई बात क्लियर है कि नहीं? इस चीज में किसी को डाउट तो नहीं है? बता दीजिएगा कैसे ये सोचा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। ठीक है, किसने पूछा था, आया समझ में? साहिल? यस सर। 41, हाँ 41 देखिए। अभी भी किसी के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं या खत्म नहीं है क्या? यार थोड़ा लगाइए तब तो थोड़ा अच्छा रहे। 41 वैल्यू ऑफ के बताना है, फॉर विच 3x plus ky minus 2z is equals to 0. x plus ky plus 3z is equals to 0. And 2x minus plus 3y minus 4z is equals to 0. ठीक है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है,
तो इसमें पूछा है k की वैल्यू बतानी है कि इसके लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, और ऑप्शन है 15, 16, 31/2, 33/2। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? ये होता है कि आपका आंसर जो है तीनों जीरो नहीं आने चाहिए, कोई एक तो नॉन जीरो आना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन तो है यहाँ पर, है ना। देखो क्या क्या केसेस होते हैं एक बार आपको बता देते हैं। x इज इक्वल टू डेल्टा 1/डेल्टा, ठीक है। y इज इक्वल टू डेल्टा 2/डेल्टा, और z इज इक्वल टू डेल्टा 3/डेल्टा। तो सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं आई, तो ये मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर सारे केस कैसे बन जाते हैं, यूनिक सोल्यूशन के। यूनिक सोल्यूशन में दो तरह के, एक तो ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब अगर आपके तीनों डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जीरो आ गया, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल मतलब कि इसमें से कोई एक जीरो नहीं है, बाकी जीरो हो सकते हैं। तो इसका आंसर तो क्या हो जाता है, 0 0 0 ट्रिवियल। देखो ऊपर जीरो आ गया है, नीचे जीरो नहीं आया है, तो 0 0 आ जाएगा। इसका किसी एक में से जीरो नहीं होगा, ये होता है, ठीक है। और फिर होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 चेक करते हैं। अगर वो भी जीरो हो गया तो 0/0 कुछ नॉट डिफाइंड जैसा होता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। और फिर अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक जीरो नहीं होता है ना, इन तीनों में से कोई एक जीरो नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है, देखो न्यूमरेटर में कोई एक जीरो नहीं है और डिनोमिनेटर तो हर जगह जीरो है, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो नो सोल्यूशन आ जाता है। तो हमसे क्या पूछे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, मतलब इसकी बात हो रही है कि डेल्टा तो आपका जीरो ना हो, और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से भी कोई एक जीरो ना हो। तो k की वैल्यू पूछिए, तो सबसे पहले डेल्टा जीरो ना हो। 3k minus 2, 1k 3, 2 3 minus 4 should not be is equals to 0. Non-trivial solution is the value of k देखते हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। कितना है, किसी का आंसर आया है यहां से, -4k -9 माइनस के -4 -6 -2 3 -2k नॉट इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -12k -27 6 4 10 है ना, तो प्लस का 10k n -6 n प्लस 4k इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, 10 plus 4 14, 14 minus 12 that is 2k, minus 27 and minus 6 minus 31 is equals to 0। तो k की वैल्यू 31/2 नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब इसमें से कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले, डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, अरे तो पहला 0 0 आ गया सारा, ठीक है। डेल्टा 2 निकालेंगे, ओके। तो इसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा है, देखो क्या कॉन्सेप्ट लगा अभी बताते हैं। इसमें निकालेंगे तो ये मिडिल वाली कॉलम जीरो हो जाएगा, और ये निकालेंगे तो लास्ट वाला कॉलम सब जीरो हो जाएगा, तो ये तो सब जीरो आ रहा है। तो ऐसा यहां केस तो बन ही नहीं पाया, है ना। क्या केस नहीं बन पाया, 7 6 13 33 आएगा, हाँ 33 है ना। तो देखो ये केस तो बन ही नहीं पाया नॉन ट्रिवियल वाला, क्योंकि ये तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तो हमेशा जीरो ही आ रहा है। तो कहीं और नॉन ट्रिवियल हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी क्या होते हैं, उसमें से भी कोई एक सोल्यूशन हो सकता है जिसमें तीनों जीरो ना हो। देखो ट्रिवियल सोल्यूशन आपको यहां पर दिख जाना चाहिए। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू, जब राइट हैंड साइड पे तीनों जीरो होते हैं ना, तो इसका 0 0 0 आंसर देखो दिख रहा है। k की कुछ भी वैल्यू आप रख दो, ये हमेशा 0 0 0 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर हमेशा 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रिवियल सोल्यूशन तो इसका आंसर है ही। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन इसका आंसर है। 0 0 0 मुझे तो दिख रहा है ना, लेकिन भाई इन्होंने बोला है कि नॉन ट्रिवियल,
मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो मतलब 0 0 इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन, और उसके अलावा भी कुछ और सॉल्यूशन आ रहे होंगे, है ना। तो मतलब ये केस कौन सा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हमें लगाना है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, डेल्टा जीरो, और दूसरी चीज क्या होती है, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, जीरो। तो नीचे दिख गया जीरो, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए यहाँ पर, इस केस में फिर जीरो आ जानी चाहिए, और जीरो आ जानी चाहिए। तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा कि के की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 33/2 हो जानी चाहिए। तो यही आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? इस पर आईआईटी जेईई पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए है ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के इस टॉपिक पर, कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन दिख रहा है ना। बहुत बढ़िया, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन दिख रहा है क्या, 0 0 0, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। मतलब ये कंक्लूड करता है कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस लगाएंगे तो ये तो हमेशा ही जीरो आएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 0 है। बस हमें क्या छोटी सी कंडीशन लगानी है कि डेल्टा और जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे तो उसको निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33/2, डी पार्ट इज आंसर। तो ये 40 41 हमने कंप्लीट कर दिया। और पूछना कुछ बताइए। चलिए लेवल 2 पर आते हैं। ठीक है, किसी और को भी कहीं लेवल 1 में पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो लेवल 2 में बताइए कोई डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन हैं आपके पास। वन टू फाइव, चलिए भाई नितिन ने लगाया है 1 to 5, इसके अलावा देख लीजिए। और एट, चलिए 5 के साथ 8 और आ गया। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड n+2 n+3 n+4 n+3 n+4 n+5 3, और यहाँ पर सब क्या है, 2 है। अरे क्यों क्या गलत, एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड की पावर n+2 एक्स वाई जेड की पावर n+3, ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की किसके बराबर दी हुई है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z के। तो n की वैल्यू पूछिए, ऑप्शन है 1 2 -1 -2, ये चार ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखो एक सबसे इजी तरीका जो इसका है वो है कि ये n की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं, n की वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सिंपल ही रहेगा। एक तो तरीका ये है, x is equals to 5,
कैसे कर सकते हैं इसको बताइए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में लगाएंगे, जनरली ये ज्यादातर आपका जो है 1 पर आंसर आ जाएगा, है ना। ये ऐसा बनता है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, 1 पर आंसर आ जाएगा। तो कुछ कुछ वैल्यूज इसमें रख के चेक कर सकते हैं। कोई शॉर्ट तरीका सोच रहा हूँ। चलो इसको थोड़ा करके देखते हैं, ऐसे ही करके देखते हैं। तो देखो ये फैक्टर जब क्रिएट करना रहता है कैसे करते हैं, x माइनस वाई, तो इसमें देखो r1 को चेंज किया और r1 में से r2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, r2 को चेंज किया, r2 में से r3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो कितना बन जाएगा x माइनस वाई एक्स की पावर n प्लस टू माइनस वाई की पावर n प्लस टू और x की पावर n प्लस थ्री माइनस वाई की पावर n प्लस थ्री। यहाँ बन जाएगा y माइनस जेड y की पावर n प्लस टू माइनस जेड की पावर n प्लस टू और y की पावर n प्लस थ्री माइनस जेड की पावर n प्लस थ्री। z पावर n प्लस टू एंड z पावर n प्लस थ्री। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस वाई की पावर n का। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा कुछ और तरीका इसका सोचते हैं। आप लोग ट्राई करिए, थोड़ा लगाए तो होगा नहीं ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, इसको ट्राई करिए थोड़ा। इसमें क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स पे बड़े आराम से आ जाता है। दिक्कत जो आएगी किसी को क्लिक करता है तो बताइए। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। लेकिन क्वेश्चन सही लिखा है, एक्स की पावर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे यार क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ये पावर n, पावर n है। तो अब तो आ जाएगा शायद, वही कहें इसमें क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफरेंट लिख लिया था। हाँ देखिए 1258 है। इसमें मैंने क्या किया देखो, ये नहीं अप्लाई किया, n की वजह से दिक्कत आ रहा है ना, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। x की पावर n, इसको लिख दिया x की पावर n एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया x की पावर n एक्स क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, y की पावर n वाई स्क्वायर, y की पावर n वाई क्यूब। ठीक, z पावर n जेड की पावर n जेड स्क्वायर
z की पावर n z क्यूब। तो पहली रो से x की पावर n, दूसरी से y की पावर n और तीसरी से z की पावर n कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड x क्यूब y क्यूब z क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लिया, अब कर दिया r1 माइनस r2, r1 गोज टू r1 माइनस r2, r2 गोज टू r2 माइनस r3, x पावर n y की पावर n z पावर n, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, ये भी 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और ये तो एज इट इज 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, मैक्सिमम 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। कितना आ गया, ये लिखा है एक्स वाई जेड की पावर n, ठीक है, और इसमें कॉमन ले लिया, तो पहली रो से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, दूसरी रो से y माइनस जेड कॉमन ले लिया, कितना बचा 0 0 1, यहाँ से x प्लस वाई बच जाएगा, यहाँ y प्लस जेड बच जाएगा, और ये तो जेड स्क्वायर था। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो a माइनस बी बाहर चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा, है ना, यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा, वाई जेड, और लास्ट में तो जेड क्यूब है ही, एक्स वाई जेड का क्यूब, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, अंदर क्या किया हमने, सॉल्व कर दिया, है ना, इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर आपने सीखा हो, 0 से सब कट जाएगा, 0 से सब कट जाएगा, लास्ट में 1 बचेगा, और उसके साथ ये छोटा वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड एंड माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देख लीजिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहली कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, प्लस माइनस प्लस, और लास्ट में 1 के साथ वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और उसको हमने एक्सपैंड करके लिख दिया, तो ये आ गया एक्स वाई जेड की पावर n, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसको एक्सपैंड कर दिया, पूरा खोल दिया, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, माइनस माइनस पूरा माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स वाई। तो देखो कुछ कुछ कट रहा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर, वाई क्यूब से वाई क्यूब, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, और जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, तो जेड एक्स स्क्वायर है क्या, कहीं नहीं है, 1 2 3 4, एक और कुछ कटेगा, खैर क्या कट रहा है, वाई स्क्वायर जेड से वाई स्क्वायर जेड कटेगा, ठीक है, क्या बच गया, एक्स वाई जेड की पावर n, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, अब देखो इसमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स हो आएगा, तो इसमें से ये वाला टर्म है ना, और एक और x वाला टर्म होगा, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, देखो प्लस का एक्स जेड कॉमन ले लिया, तो ये बच गया जेड माइनस एक्स, क्या बच गया देखो, एक्स वाई जेड की पावर n, ठीक है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स और अंदर से बाहर आ गया, z प्लस एक्स बचेगा, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई जेड प्लस वाई एक्स प्लस एक्स जेड, इतना बन गया, ओके, और राइट हैंड साइड क्या लिखा था, राइट हैंड साइड लिखा था x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, -1 आंसर आ गया, हाँ आगे आंसर देखो, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और इसमें एक्स वाई जेड एलसीएम ले लिया, तो ये बच जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कंपेयर कर लीजिए, तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, ये और ये वाला टर्म सेम है, एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में ऊपर है, तो जब एक्स वाई जेड को आप ऊपर लेके आएंगे तो एक्स वाई जेड की पावर क्या हो जाएगी -1, और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ये उसी समय तुरंत हो जाता है, एक्चुअली हमने एक्स वाई जेड की पावर n को मिस कर दिया था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ा, ठीक है, देख लीजिए, अगर किसी को कहीं पर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा था, ऑब्वियसली बात अच्छा होगा, लेवल 2 का है,
देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो आपका क्वेश्चन जो अगला था 15 था ना, 151258। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, इसके दो रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। पूछा क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो आपसे पूछा है अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, अल्फा एंड गामा, अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो बड़ा आसान है, आसान दिख रहा है। तो देखो, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपने 10th में किए थे ना, तो यहां से सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है यहाँ पर, और एक्स का कोफिशिएंट 1। तो देखो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, पहली चीज। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये क्या होता है, सी अपॉन ए। चलो ये बता देता हूं, देखो 0 आ गया आंसर। देखो ये बता देता हूं, क्यूबिक के लिए क्या होता है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे साइन लगा देते हैं, कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ, देखो ये बता रहा हूं कि सम ऑफ रूट्स जब निकालते हैं ना, टेकन वन एट अ टाइम, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। एक बार में एक लो और उसको सम कर दो, तो ये आता है इससे, और डिवाइडेड बाय माइनस का बी अपॉन है, ये साइन पता चल गया है। फिर सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसको बोलते हैं टेकन टू एट अ टाइम। ये किससे आता है, एक्स वाले से आता है। तो यहाँ प्लस का सी है तो सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या आता है, डी के साथ। तो डी के साथ आता है तो क्या आ जाता है, माइनस साइन है उसमें, माइनस बी अपॉन ये आता है। अगर किसी को पता ना हो तो लिख ले। तो यहाँ पर देखो सी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, मतलब माइनस बी अपॉन 1। तो अल्फा बीटा गामा कितना आ गया, माइनस का बी आ गया। तो ये तीनों वैल्यूज हमें पता चल गई। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरी ये है, और तीसरी ये है। अब इसी को यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन को कुछ बनाना है। तो देखिए, तो ये लिखा है अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, इस तरह के साइक्लिक क्वेश्चन में। तो देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा। क्या कॉमन आ जाएगा, देखो अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 बीटा गामा, 1 गामा अल्फा एंड 1 अल्फा बीटा। इस तरह क्वेश्चन अब आप लोगों ने एनसीईआरटी में लगाए होंगे। इसमें क्या लगा दिया, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3 लगा दिया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0, बीटा माइनस गामा, और हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, और ये 1 अल्फा बीटा एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इसको एक्सपैंड कर दिया तो प्लस माइनस प्लस, इससे तो सब खत्म हो जाएगा, लास्ट में 1 के साथ बचेगा कुछ, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बीटा माइनस क्या लिखा है ये गामा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 0 हो जाएगा। देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा काश 0 होता तो माइनस ए है ना, तो 0 हो जाता। देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा प्लस गामा बीटा, और ये कितना हो जाएगा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अल्फा गामा, तो ये क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और अल्फा बीटा यहां से बीटा गामा और 2 अल्फा गामा से अल्फा गामा गया तो अल्फा गामा, और माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो देखो इसकी वैल्यू तो पता है माइनस ए, इसकी वैल्यू तो हमें 0 पता है, अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर लगा दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, है ना, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ए, इसका होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और ये भी कितना है 0 है, तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई a स्क्वायर आ गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया 0 माइनस का a स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो किसी ने आंसर a क्यूब दिया था, दैट इज द करेक्ट आंसर, किसने दिया था सूरज, हाँ चेक कर लीजिए, ये भी दिस वाज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, देखो कॉन्सेप्ट तो सिंपल था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करवाया बस इन्होंने हमसे, तो ये फॉर्मूला पता रहेगा तो तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं साइक्लिक में क्या कर देते हैं, तो जैसे प्रॉपर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है, तो देखो यहाँ तक हमने प्रॉपर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और बाद में इनकी वैल्यू निकाल दी, बस एक चीज यहाँ पर ऐसे निकालनी है कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे निकाला जाए, इस तरह से निकाला जाए। देख लीजिए भाई, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, आगे सबको समझ में ना, कैलकुलेशन है बस, लेकिन अब इसको क्या है ना, कोई अकेले करे तो जल्दी जल्दी कर देंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट है 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, टी ऑफ आर, एक डिटर्मिनेंट आर दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, 2 की पावर आर, 3 इंटू 4 की पावर आर, 7 इंटू 8 की पावर आर, ये दिया है 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 इंटू 4 की पावर 16 माइनस 1, 4 इंटू 8 की पावर 16 माइनस 1। तो पूछा है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 16 तक डॉक्टर की वैल्यू बताएं, डी आर की वैल्यू बताएं, और इसके ऑप्शन है आपके 0, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड नन ऑफ दिस। करिए ट्राई थोड़ा। तो 1 से लेकर 16 तक ऐड करना है।
देखिए तो सिग्मा डी आर 1 से लेकर 16 का मतलब क्या है, D1 प्लस D2 प्लस D3, D3 से लेकर D16 तक। तो D1 की वैल्यू रख दी केयरफुल, देखिएगा ध्यान से, ABC, 2 हो जाएगा, 3 इंटू 4 7 इंटू 8, और ये तो 2 की पावर 16 माइनस 1 है, 4 की पावर 16 माइनस 1 है, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, 16 माइनस 1, ये D1 आ गया। D2 तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो चेंज हो नहीं रहा है कभी, सेकेंड कॉलम चेंज होगा, 2 की पावर 2 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 2, 7 इंटू 8 की पावर 2, इस तरह से 16 तक जाएगा। 16 वाला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ABC 2 की पावर 16, 3 इंटू 4 की पावर 16, 7 इंटू 8 की पावर 16, 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 इंटू 4 की पावर 16 माइनस 1 एंड 4 इंटू 8 की पावर 16 माइनस 1। अब देखो भैया, इसको कंबाइंड करके ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ABCDEF G+H I+J K+L। तो अगर कोई रो या कोई कॉलम दो दो टर्म से मिलके बना हो तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। क्या हो जाएगा, दोनों डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, GI और HJ के। तो पहला डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, इसके पहले एलिमेंट के साथ सबको ले लीजिए, और दूसरा कैसे बनेगा, इसके दूसरे एलिमेंट को सबके साथ ले लीजिए, है ना। ये एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, ये दोनों डायरेक्शन में लग जाती है। अगर मान लीजिए सम करके लिखा हुआ है तो उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट करके लिखा हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो देखो यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया कि इस पूरे में फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हमने सेम रखा, सेकेंड कॉलम ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस 2 स्क्वायर से लेकर 2 की पावर 16 तक, इसको देखो ऐड करो, तो इन सब में 3 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 4, यहां पर बचेगा 4 स्क्वायर से लेकर 4 की पावर 16 तक, और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो 7, तो क्या बचेगा, 7 से कॉमन ले लेंगे तो 8 प्लस 8 स्क्वायर से लेकर 8 की पावर 16 तक, ठीक है। तो ABC आ गया, ये देखो GP है, GP के n टर्म्स का सम, ये क्या होता है, AR की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो देखो इसको मैं फर्स्ट जीपी बोल देता हूं, तो फर्स्ट जीपी का सम निकाल लेते हैं, यहां पर सारे निकाल लेते हैं, फर्स्ट जीपी का सम कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना है 2 की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 16 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो कितना बन गया 2 इंटू 2 की पावर 16 माइनस 1, क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 16 माइनस 1, नीचे तो बना ही गया। दूसरी सीरीज तो S2, तो 3 तो बाहर है ही है, अंदर सम करना है, तो A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, कितना बन गया, देखो 4 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, तो ये बन गया 4 टाइम्स 4 की, सही है।
कुछ गड़बड़ देखो, 2 की पावर 16, हाँ तो इतना बन गया। तो पहला टर्म क्या बन गया, 2 इंटू 2 की पावर 16 माइनस 1। दूसरा टर्म क्या बन गया, 4 इंटू 4 की पावर 16 माइनस 1। इसी तरह से इसको निकालिए तो कितना हो जाएगा, देखो 7 बाहर, 8 इंटू 8 की पावर 16 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 1, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 8 की पावर 16 माइनस 1। और यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की पावर 16 माइनस 1, जीरो बोल दिया किसी ने, हाँ जीरो दिख गया था मुझे, इसके पहले वाले स्टेप में दिख गया था जीरो। 2 की पावर 16 माइनस 1 और 16 माइनस 1, बहुत बढ़िया। तो अब देखो यहां से आप लोगों को दिख जाएगा आंसर। देखो जैसे ही मैं यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो फर्स्ट तो सेम रहेगी, सेकंड क्या हो जाएगी, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 की पावर 16 माइनस 1। यहां से 2 बाहर चला गया तो 2 टाइम्स 4 की पावर 16 माइनस 1। यहां से 2 बाहर चला गया तो 4 टाइम्स 8 की पावर 16 माइनस 1। और देखो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गया, सेम हो गया। और डिटर्मिनेंट में सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो जाता है तो आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यही आंसर है आपका, देख लीजिए ध्यान से, कहीं कुछ पूछना है तो बताइए। आया समझ में? तो दिस वाज आल्सो अनदर गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। 1 5 नेक्स्ट क्या है, क्या पूछा था, 8, क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट यार, इसको क्या हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देख। मेरी राइटिंग एक्चुअली इतनी खराब नहीं है, लेकिन क्या है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। क्वेश्चन है, अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 3x, 3x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ax माइनस 12। तो a की वैल्यू बता। तो देखो इसके लिए एक कमाल का मेथड बताते हैं आपको, कोई बता सकता है कैसे करें इसको? कमाल का मेथड तो ठीक है, लेकिन उस कमाल के मेथड से a की वैल्यू नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिट, हाँ कर सकते हैं, लेकिन देखो ये लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, क्या पॉलिनोमियल आएगी? राइट हैंड साइड क्या लिखा है, पॉलिनोमियल। तो भाई अगर दो पॉलिनोमियल लिखी हुई है px बराबर qx, तो आप x की कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा कैसी आएंगी, सेम आएंगी। बात समझ में आई है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, और LHS RHS हमेशा सेम होगा। सॉल्व करने के बाद रख दो, चाहे पहले रख दो, पहले रख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा। अब देखो जीरो नहीं रख सकते, जीरो रख देंगे तो आ तो जाएगा बराबर, लेकिन ए ही गायब हो जाएगा।
तो हमने सबसे सिंपल वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी। देखो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 - 1 4 3 3 6। यहाँ पर 1 रख दिया, कितना आ जाएगा 2 3 1, 1 रखेंगे तो -1, 1 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, और राइट हैंड साइड पे 1 रखेंगे तो a -12। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आसान हो गया। 2 कितना हो जाएगा 3 - 0 -2 4 - 0 -1 4 - 18 is equals to a -12। 3 - 0 3 2 is 6 -4 2 is 8 and -4 - 18 -14 minus +14 is equals to a -12। तो यहां से कितना बन गया, 14 + 6 20 20 - 8 that is 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24। ये ट्रिक जब जब काम करेगी जब जब आपका ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इस तरह के क्वेश्चंस में काम करेगी, है ना। अगर वहां लगाना लॉजिकल लग रहा है तो ये हमेशा काम करेगा। ओके, बताइए भाई, इसमें और कुछ पूछना है। 1 5 8 तो बता दिया मैंने, 1 2 5 8। इसके आगे ये 14 तक क्वेश्चन है, इसमें से बताइए कुछ और पूछना है तो बता दीजिए। 15 मिनट है अभी हमारे पास। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। नहीं है? हम्म, हाँ नहीं पूछना है। सिस्टम इक्वेशन डालो। ओके, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम अपनी तरफ से, या फिर कर लेंगे, अब आप कर लीजिएगा यार। इसमें हम कुछ और बताते हैं आपको, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, शीट से नहीं। तो हमारा डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट टर्न पर बताइए आपको कौन सी शीट सेंड करें। इंटीग्रेशन की कितनी एक्सरसाइजेस लग गई, इंटीग्रेशन की कितनी एक्सरसाइजेस हो गई। मैंने इंटीग्रेशन की है मतलब, हाँ अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, तो मे बी हमारा नेक्स्ट क्लास जो है मंडे को हो सकता है। फिर मंडे ट्यूसडे सर को बोलूंगा थोड़ा सा लेट रखते हैं। तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं। हाँ, आपका क्लास जो है देखो मैं करवा दूंगा उसको। लीनियर इनइक्वालिटी पर तो कुछ बनता नहीं है इससे ज्यादा, है ना। उसमें मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी नहीं है उतने। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टर्म तक हमें वेट करना चाहिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज दूंगा आपको, है ना। एक बार वहां हो जाए तब तो आप लगा पाओगे। रिएक्शन तो चैप्टर नहीं, आई थिंक सो यू आर स्पीकिंग अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, चलो ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको करवा देंगे, ठीक है। तो इसकी शीट में भी टुमारो, बाय टुमारो आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। तो रिलेशंस एंड फंक्शन, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, आईटीएफ भी इसी में डाल दो, या फिर आईटीएफ छोड़ दो ये बात के लिए। 3 टॉपिक है, रिलेशन अलग है, फंक्शन अलग है, आईटीएफ अलग है, तो इसमें से देखता हूँ मैं, है ना।
क्वेश्चन है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से ही दे रहा हूं मैं, एंड दिस इज क्वेश्चन। लिखो, लिखो, if the system of equation x minus 2y plus kz is equals to 1, 2x plus y plus z is equals to 2, 3x minus y minus kz is equals to 3, ये दिया हुआ है। इसका जो सोल्यूशन आएगा एक्स वाई जेड जो आएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड में से z is not is equals to 0, ठीक है। तो पूछा है देन x comma y lies on the line, और लाइन दी गई है 3x minus 4y minus 4 is equals to 0, 3x minus 4y minus 1 is equals to 0, 4x minus 3y minus 4 is equals to 0, and 4x minus 3y minus 1 is equals to 0। तो ये बोला गया if the system of equations has a solution, इसका सॉल्यूशन है, और वो क्या है, एक्स वाई जेड है, जेड जीरो नहीं है। तो एक्स वाई जो किस लाइन में लाई करेगा ये आपको बताना है। करो, ट्राई करो थोड़ा। ये है आपका जेई मेंस 2019, 8 अप्रैल शिफ्ट 2। तो भाई बेसिकली यही लाइन दी गई है, और यहाँ से आपको एक्स वाई में एक रिलेशन निकालना है। जेड जीरो नहीं है, जेड जीरो नहीं है ना, क्योंकि जेड जीरो हो जाता अगर तो तीन तीन देखो रिलेशन आ जाते, x minus 2y is equals to 1, 2x plus y is equals to 2, and 3x minus y is equals to 3, इसलिए पहले ही बोल दिया उसमें z जीरो नहीं। देखो ये बड़ा सिंपल है, x y में रिलेशन निकालना है। देखो यहाँ पर प्लस जेड दिख रहा है, माइनस जेड, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4 हो गया, -2 -1 -3 हो गया, ये तो खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू 4, ये आंसर सी पॉइंट। एक्स वाई में एक रिलेशन तो निकालना था, है ना, और इसका कोई सोल्यूशन है तो होगा सोल्यूशन, क्या करते हैं, खत्म काम। हाँ, अत्यंत ही सरल था। अगला क्वेश्चन देखो, 2 बी सी जो है वो एपी में, और ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 2 बी सी 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 16, तो सी बताना है किस इंटरवल में होगा। सी लाइज इन, पहला ऑप्शन है 3 2 + 2 की पावर 3/4, दूसरा है 2 + 2 की पावर 3/4, 4, तीसरा है 4, 6, और चौथा है 2, 3। करिए, थोड़ा सा ट्राई करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, हो जाएगा खत्म कहानी। और एबीसी एपी में दिया हुआ है, करिए करिए थोड़ा। मेंस के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा हाँ ऐसा प्रेजेंट कर दें जो देखने में थोड़ा सा टफ लगे, ऐसा हो सकता है शायद। जैसे कि यहाँ पर ये इंटरवल ही देख के घबरा जाएंगे, क्या दिया 2 + 2 की पावर 3/4, इसकी तो वैल्यू ही नहीं पता।
सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो काफी सिंपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सीधे सीधे डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, सीधे सीधे निकाल लें। सूरज का भी आ गया, बहुत बढ़िया। सी लाइज इन द इंटरवल, तो कैसे कर सकते हैं, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया, हाँ कितना आ जाएगा 1, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस 1, 2c स्क्वायर माइनस 4c और प्लस 1, 2b स्क्वायर माइनस 4b, 4b। तो यहां से bc कॉमन ले लिया, c माइनस b बच गया, माइनस इसको ओपन कर दिया, 2c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4b, तो bc c माइनस b, इसमें से और इसमें से देखो माइनस 2 कॉमन ले लिया, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें से इसमें प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो c माइनस b, तीनों में से c माइनस बी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बी सी माइनस 2 टाइम्स c प्लस बी एंड प्लस 4, c माइनस बी, बी सी माइनस 2c माइनस 2b प्लस 4, और कुछ हो सकता है कॉमन, हाँ देखो c माइनस बी, इसमें से c कॉमन ले लिया, b माइनस 2 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, b माइनस 2 बचेगा, c माइनस बी, b माइनस 2 एंड c माइनस 2, ये आ गया। अब देखो 2bc था वो AP में है, तो मतलब b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 प्लस सी होगा, है ना, ऐसा कुछ। तो ये कुछ वैल्यूज रख दी हमने यहाँ से, तो क्या वैल्यूज रख सकते हैं, c की वैल्यू रख दी मैंने 2b माइनस 2, 2b माइनस 2, c तो चाहिए हमें, है ना, c तो चाहिए ही, c रखते हैं यहीं पर, c माइनस b कितना हो जाएगा 2 प्लस सी बाई 2, b रख दिया 2 प्लस सी बाई 2 माइनस 2 एंड c माइनस 2, c माइनस 2 एलसीएम ले लिया, 2c माइनस 2 माइनस सी, 2 एलसीएम 2 प्लस सी माइनस 4 एंड c माइनस 2, कितना आ जाएगा देखो 2c माइनस सी, मतलब c माइनस 2 अपॉन 2, ये भी कितना आ जाएगा c माइनस 2 अपॉन 2 एंड c माइनस 2, तो ये आ गया c माइनस 2 का क्यूब अपॉन 4, और ये कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 2 से लेकर 16 तक दिया है, हाँ बस इससे c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c माइनस 2 का क्यूब कहां से कहां तक आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 से 8 एंड 16 4 जा, तो कितना लिख सकते हैं, 16 क्या है 4 स्क्वायर है, 4 क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया, c माइनस 2 कहां से कहां बिलोंग करेगा, 2 से लेकर 4 तक, 2 ऐड कर दिया तो c कहां से कहां बिलोंग करेगा, 4 से लेकर 8 तक, सो दिस इज द आंसर, है सिंपल, देख लीजिए, डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट सॉल्व होके इतना आ गया, एपी की कंडीशन लगाई, मुझे क्या करना है, सी की वैल्यू बतानी है, तो सी रहने दिया वहां पर, बाकी सब हटा दिया, तो बी एक है, बी की वैल्यू रखते गए, सॉल्व कर लिया, अब ये वैल्यू 2 से 4 16 लाई कर रही है, अब इंटरवल के टर्म्स में देखो ऐसे सॉल्व किया जाता है, अगर इस तरह से ना क्लिक करे तो ऐसे कर लो, डिवाइडेड 5 4, कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 16 तक, ऑप्शन से पता चल रहा है कि अगर एपी में होंगे तो बी और सी 4 एंड 6 होंगे, अच्छा सी लाइज इन द, तो 4 एंड 6, लेकिन बी और सी की वैल्यू तो 4 एंड 6 नहीं है ना, जरूरी नहीं है 2 4 6 हो,
ये भी तो हो सकता है 2 5 7, है ना। तो ऐसा तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। और जो सी है ये इंटरवल दिए हुए हैं, है ना, इंटरवल दिए हुए हैं। आपका ये इंटरवल जो 4,6 था, ये आंसर चेंज करके ऐसा भी देख सकते हैं, 4,10 दे दिया आपको, पूछा था सी लाइज इन द इंटरवल, और आंसर आपका क्या है 4,6। तो बताओ अगर सी जो है 4,6 में है तो 4,10 में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही जरूरी नहीं है कि यही आंसर दें आपको, ये भी दे सकते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर है। एडवांस का होता है तो उसमें जनरली मल्टीपल चॉइस आते हैं, तो उसमें इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए सी की वैल्यू कुछ आ रही होगी 10 और आपको 4 इंटरवल दे दिया, बताएगा भाई सी किस में, उसमें 3 में 10 लाई कर जाएगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, चलो यार यही खत्म करते हैं, टाइम बचा है, हो गया। तो ये कुछ यही की क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो हम यही खत्म करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस की शीट में आपको सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम वेलकम वेलकम। बाकी बच्चे भी यार पढ़िए थोड़ा, है ना।